A very good afternoon, all of you. Good afternoon, everyone. ओमकार जी, नवनीत, इमामुल, संजू, बादल, अभिषेक, धीरज, रवि, आसू, नीलिमा, मानदेवी, बादल, निखिल, विराट, रजनेश, एक बच्चा पी नाम से है, सचिन, यथार्थ, अंकित, राहुल, प्रियांशु। चलो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये मैंने नाम कुछ अनाउंस किए हैं अभी, जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और भी बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में। तो ये नाम मैंने अनाउंस इसलिए किया ताकि आप एक बार मुझे बता सको कि क्या आपको आवाज बिल्कुल क्लियर सुन रही है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, और आपको पता चल सके कि लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। राम राम एवरीवन। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बता देंगे कि भाई माहौल कैसा है, ताकि उसके बाद हम रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर सकें। वॉइस अच्छी है, बच्चा कह रहा है एक। राहुल, मनदीप, नीति, सचिन, धीरज, रजनेश, राधे, जगजीत जी, पी, रजनेश। बच्चे यहाँ देखना, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि हर बच्चे का नाम लिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई बच्चा ये मत कहना कि जी मेरा नाम ले लो। सबसे पहले रूल नंबर 1 इस बात को ध्यान रखना कि कोई बच्चा ये ना बोले क्लास में जी मेरा नाम ले लो, मेरा नाम नहीं लिया है। इस तरह की हरकतें नहीं करनी है क्लास में। कुछ बच्चों के नाम मैं अनाउंस कर दिया करूंगा क्लास में। हाँ, कई बार मैं क्लास में क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ। हर क्लास में मैं 7, 8, 10 क्वेश्चन तो आपसे पूछूंगा ही। तो उस समय जो बच्चा सही आंसर देता है तो उसके नाम, कुछ बच्चों के नाम तब आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं लाइव क्लास में, तो सबका नाम लेने लगेंगे तो सवा घंटा तो केवल नाम लेने के अंदर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एक ये बच्चा कोई नहीं बोलेगा क्या मैं लाइव हूं। बच्चे यहाँ पे लाइव क्लास ही चलती है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। तो अगर आपका लाइव क्लास चल रही है तो फिर वो लाइव ही है, इसमें आप पूछना नहीं है आपके टीचर ने नाम लिया नहीं लिया। तो इसमें थोड़ा सा सब्र रखना है। ठीक है भाई, काजल, मनदीप, अनुज जी, समझ रहे हो बात को। तीसरी चीज, आज मैं पहली क्लास में आपको बता दूंगा, ये GS 37 बैच है, ये डेमो क्लास है मेरी GS 37 बैच में। तो GS 37 बैच के जो बच्चे हैं इन्हें आज पहली क्लास में बता दिया जाएगा कि किस किस एग्जाम को देखकर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में, कौन कौन से एग्जाम को हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो किस किस एग्जाम को फोकस करेंगे वो पहली क्लास में बता दूंगा। वरना बच्चे क्या करते हैं, 2 क्लास हुई नहीं, तीसरी क्लास में आ जाएंगे, सर हम BPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके लिए बैच सही होगा। थोड़े दिन बाद कुछ और कोई और आ जाएगा, ये बिहार SI के लिए ठीक है क्या। फिर किस दिन और कोई आ जाएगा, ये CDS के लिए ठीक है क्या। तो उसके आप पहली क्लास में सुन लेना कि बैच जो है GS 37 बैच में किस किस एग्जाम को हम कवर करेंगे, ये बात आपको पहले दिन ही बता दी जाएगी। दूसरी चीज, एक सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये बैच चलेगा, बाइलिंगुअल। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें बताई जाएंगी, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। वो बात अलग है कि मैं बोर्ड पे इंग्लिश में लिखता हूँ, वही चीज जो कि तू मैं हिंदी में बोलूंगा 2 बार कम से कम। तो हिंदी वाले बच्चे साथ साथ लिखते रहना उस चीजों को। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही लिखेंगे फिर तो बहुत समय लग जाएगा, टॉपिक एक ही हो पाएगा अगर हर एक चीज बराबर लिखी जाएगी। हाँ, टॉपिक के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। अगर कोई लंबी सी कोई चीज है 4-5 लाइन की, तो हिंदी वालों को मैं बोल के लिखवा दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान शब्दों में आराम आराम से। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो बच्चे क्लास नोट्स हैं, पूरा क्लास नोट्स आपको एक बारी PDF मिल जाएगी। एक PDF होगी हिंदी की, एक इंग्लिश की। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाली PDF डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश की कर लेना। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप PDF डाउनलोड तो कर ही लोगे, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो, अपने हाथ से लिखने का मतलब ये नहीं कि बहुत साफ सुंदर नोट्स बनाने आपको, नहीं। आपको बच्चे करना क्या है, जो टीचर बोल रहा हर एक क्लास में, साथ साथ टीचर के साथ साथ रफ कॉपी में लिखते से रहो। आपको तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई कॉपी चेक नहीं करानी मैडम से कि मैडम गुड मिला है कि फेयर मिला है कि वेरी गुड दिया है। बस ऐसा लिखो कि जो केवल आपको समझ में आए। ठीक है, तो एक इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर अपने हाथ से कुछ ना कुछ साथ साथ लिखना है, पेन जरूर रखें। केवल कपिल शर्मा के शो की तरह ना देखें इसे कि सामने मोबाइल चला दिया। हर क्लास में जो बच्चा टीचर के साथ साथ में लिखता रहेगा वो ज्यादा अच्छी बातों को सीखेगा। हालांकि PDF आपको मिल जाएगी, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है तो उसके लिए है ये। ठीक है, दूसरी बात, बार बार मत लिखो कि हिंदी पढ़ाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी, तो दोबारा एक कमेंट ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरी चीज, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हैं, वो कुछ एप्लीकेशन के अंदर ही ऐसा रहता है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो PDF में आपको सारे चैप्टर के नोट्स एक ही साथ में प्रोवाइड करा दूंगा। जो चैप्टर चल रहा होगा आप उसके नोट साथ में क्लास खत्म होने के बाद देख सकते हैं। बाकी मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा खुद से लिखोगे तो वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है,
भाई क्यों कह रहे हो तुम ओनली हिंदी सर, ये भाई हिंदी में नहीं होगा, तुम मतलब ज्यादा होशियार हो हैं? केवल हिंदी में नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें बाइलिंगुअल लैंग्वेज चलेगी दोनों? कोई भी टीचर हो, वो हिंदी मीडियम का स्पेशल बैच नहीं है ये, हिंदी में नहीं दोनों में। तो जो भी चीज पढ़ाई जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बार हम पहले बता देता हूं किस किस एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा, फिर मैं सिलेबस आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो पहले आप एक बार एग्जाम देख लो, कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर कवर किए जाएंगे। एक तो सबसे पहले बच्चे स्टेट पीसीएस, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, कोई भी है, ठीक है। तो स्टेट, किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही बैच लिया है। स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप बच्चे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल सही बैच लिया है जीएस के लिए, एसएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। इसके अलावा कई बार बच्चे स्टेट के पुलिस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे जैसे कि बिहार दरोगा की कर रहे होंगे या हरियाणा दरोगा की। तो स्टेट के जो एसआई के एग्जाम होते हैं, पुलिस के, कांस्टेबल वगैरह के, तो उनके लिए भी बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के सीडीएस की तैयारी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में साइंस स्पेशल बेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। फिर भी अगर आप एनडीए की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, एनडीए वालों का भी। लेकिन अगर आप साइंस स्पेशल लें, उसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल ज्यादा कराते हैं, तो एनडीए वाले बच्चों को साइंस स्पेशल में ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के लिए अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी का तो भी चल जाएगा। तो ग्रुप डी में भी बच्चे थोड़ा सा साइंस ज्यादा मात्रा में आती है एनडीए, और मैं ग्रुप डी वाले बच्चों को कहूंगा कि आप ग्रुप डी का, हमारे यहाँ एक बैच चल रहा है, अगर आप केवल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी का ही स्पेशल बैच ले लो, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए बनस्पति इस वाले बैच के। हालांकि अगर आप केवल इसे लेके आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है, तो उससे भी बात बन जाएगी। लेकिन ज्यादा अगर जिस पेपर में ज्यादा मात्रा में साइंस आती है, जैसे कि एनडीए में 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो आपके लिए साइंस स्पेशल ज्यादा अच्छा रहेगा। यह हमारे यहाँ एनडीए का अलग ही बैच चलता है, डिफेंस वाला, वो बैच ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जीएस स्पेशल की बजाय रेलवे ग्रुप डी वाला ही बैच ले लें, या अगर केवल आपको साइंस करनी है तो साइंस स्पेशल ले लें। तो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को मैं कहूंगा कि वो रेलवे ग्रुप डी वाला ही बैच लें, वो उस बैच में केवल ग्रुप डी को ध्यान में रखकर ही पढ़ाया जा रहा है, केवल ग्रुप डी को ध्यान में रखकर। दूसरी चीज, एनडीए वालों के लिए मैंने कहा कि वो एनडीए वाला ही ले। ललित भाई ज्यादा होशियार मत बन, ठीक है, कान पे लग जाएगा, यहीं से भाग जाएगा पहली क्लास में, नेता मत बन, ठीक है, सिखा मत क्लास के अंदर, बिना मतलब में क्यों सुन रहा फालतू में, भगा दूंगा पहली क्लास में, ब्लॉक करवा दूंगा, आगे दिखेगा भी नहीं बिना मतलब के। यहाँ ये बात ये काम की नहीं लग रही तुझे, कह रहा है जी बातें कम करो, ये करो, ये वो बच्चे नहीं, कुछ नहीं होना जीवन में। तो एक मैंने कहा कि स्टेट पीसीएस वाले बिल्कुल ले सकते हैं, एसएससी वाले बिल्कुल ले सकते हैं। स्टेट का अगर आप एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, सीडीएस वालों के लिए बिल्कुल बढ़िया है। एनडीए वालों को मैं कहूंगा अगर स्पेशली केवल अगर आप देखो बहुत सारे पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर केवल आप स्पेशली एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप डिफेंस में एनडीए वाला बैच ही ले लो। ऐसे रेलवे ग्रुप डी की ही केवल तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वाला बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप बहुत सारे और पेपर जैसे हम देते हैं कई बार, जैसे मान लो कि आप कोई यूपी ट्रिपल एससी से कोई पेपर निकल गया, लेखपाल का, या हरियाणा वालों ने कोई पेपर निकाल दिया, तो उन सबका लेवल अगर आप बच्चे देखेंगे, उन सबका लेवल यूपीएससी के सीडीएस से कम ही रहता है, तो उन सबको भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो एयरफोर्स में वाई ग्रुप का हो जाएगा, अगर कोई बच्चा एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है, एक्स ग्रुप का नहीं होगा, एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए ठीक है। एक्स ग्रुप वालों को हेल्प हो सकती है, लेकिन एक्स ग्रुप का पूरा सिलेबस अलग रहता है। गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वन डे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्टेट के, एसएससी के, पुलिस के, दरोगा के, इस टाइप के जो पेपर है उनके लिए ठीक है। एफ कैट वालों के लिए भी सही है, एफ कैट। अच्छा, जो बच्चे यूपीएससी के
आईएएस वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता दूं उसमें जर्नल साइंस ऐसा कुछ जर्नल साइंस नहीं आती उसमें। तो आप जो बाकी बच्चे केवल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो ठीक है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनके काम की नहीं है। उनके यहां पर क्या आता है, उनके यहां पे पेपर में पूछते हैं वो साइंस एंड टेक, जो करंट में साइंस एंड टेक चल रही है उनके बारे में। ये जो स्टैटिक पार्ट है ना वो नहीं आता उनके यहाँ पे। आर्मी के जीडी के लिए बिल्कुल ठीक है, आईबी का एआईसीओ के लिए बिल्कुल ठीक है, एसएससी का कोई भी पेपर मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब देखो जो एसएससी वाले बच्चे हैं और ये जो स्टेट के वाले बच्चे हैं कांस्टेबल वाले, उन्हें मैं दो बातें बता दूंगा कि अगर कोई बच्चा एसएससी के पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो एमटीएस है, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो सीपीओ है, अगर जो नॉन टेक्निकल पेपर है एसएससी के जितने भी, ये वाले बच्चे न्यूमेरिकल ना करें। एसएससी के किसी पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो मैं बीच में कई बार न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि आपको सीडीएस के लिए हेल्पफुल होंगे, जो कि अगर आप ग्रुप डी वाला भी कोई बच्चा क्लास में है तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे, जो कि और बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हरियाणा में कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बिहार में भी एक आध पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल एसएससी वाला बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल यूपी वाले बच्चे भी नहीं करेंगे, यूपी के भी किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आते। तो यूपी वाले और एसएससी वाले बच्चे, चाहे यूपी के स्टेट वाले बच्चे हों, चाहे यूपी के एसआई कांस्टेबल वाले बच्चे हों, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हैं, आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आप केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट करेंगे, ठीक है। जो लैब असिस्टेंट वाला जो है बच्चे पेपर, उसमें आता है बच्चे ग्रेजुएशन लेवल तक की साइंस, तो वो जीएस स्पेशल होता है। ये लैब असिस्टेंट के लिए नहीं, वो टेक्निकल पेपर हो गया लैब असिस्टेंट का, उसमें तो बहुत अच्छे लेवल के साइंस आती है। ये किन के लिए ना, जो नॉर्मल जहां पे जर्नल साइंस पूछता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जर्नल साइंस वाले पार्ट आता है, जहां पे केवल जो फॉर्म हर बच्चा भर सकता है, जो बच्चा जैसे कि अपना बीए वाला भी भर सकता है, बीकॉम वाला भी भर सकता है, साइंस वाला भी। अरे ठीक है ललित भाई, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ठीक है। तो रेलवे के लिए मैंने कहा कि रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को बहुत हेल्प होगी, सीबीटी 2 वालों को भी, पर फिर भी अगर केवल आपका टारगेट रेलवे ग्रुप डी है तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी वाला ही बैच ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप रेलवे ग्रुप डी के साथ और भी बहुत सारे पेपर देना चाहते हैं, भाई मान लो कि आपको पीसीएस भी देना है, एसएससी भी देना है, आप सीडीएस भी देना चाह रहे हैं, तो फिर ठीक है, ये वैसे मोर और लेस काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर किसी का केवल और केवल यही टारगेट है, केवल यही पेपर, तो फिर उसके लिए वो वाला बैच ज्यादा अच्छा रहेगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एएसआईसी के भी लिए ठीक है, बीएड वाले पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इमामुल कह रहे हैं सर प्लीज लाइट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। ये कह रहा है यूपीपी में न्यूमेरिकल आते हैं क्या? नहीं, बता दो, यूपी किसी पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। 10 ग्रेड 2 के भी बहुत सारे के लिए बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिल्ली का होता है DSSB का 10 ग्रेड 2, बहुत अच्छी पोस्ट होती है 10 ग्रेड 2 की। एक दिन तो इसका बड़ा फायदा लगा मुझे, मैं एक बार जा रहा था तो दिल्ली में यहीं पे ही हमें मास्क नहीं लगा रखा था, ये बिल्कुल सेकंड जो वेव आई थी उससे पहले की बात है ये। तो वहां पे एक नया सा लड़का था, अधिकारी था एक, उसने कहा भाई साहब 2000 का चालान कटेगा, दिल्ली में आपको पता 2000 रुपए का चालान है। फिर उससे ऐसी बात हुई, मैंने कहा जी ये मैंने अभी उतारा है और कोई बात नहीं, ठीक है, गाड़ी के अंदर ही तो है, शीशे बंद है, अब इसमें क्या। फिर ऐसे बात हुई तो उसने कहा कि क्या करते हो, मैंने कहा भाई ऐसे टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, ये कह रहा ओके। फिर उसने छोड़ दिया, 2-4 बातें पूछने लगा कि कैसे तैयारी करूँ आगे। वो 10 ग्रेड 2 से लगा था लड़का भी, तो 10 ग्रेड 2 वाली बढ़िया पोस्ट होती है, उसके लिए करो तैयारी। 2000 रुपये बचे हमारे तो उस दिन। बिहार एसआई के लिए बिल्कुल भाई बताया तो, बिहार किसी भी स्टेट का तुम भाई अलग अलग क्यों पूछते हो। देखो 2 मिनट में लिया कह रहा है पंजाब पीसीएस। भाई एक चीज बताओ, पंजाब एक स्टेट नहीं है क्या? पंजाब पीसीएस स्टेट पीसीएस लिख दिया उसमें हो गया। जो बच्चा कह रहा बिहार दरोगा, ये स्टेट एसआई लिख दिया, क्या बिहार एक स्टेट नहीं है क्या? हो तो गया। तो ये जो आप बच्चे जीएस स्पेशल बैच है, इसमें आपको चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सबके हिसाब से पढ़ाई जाएगी, चाहे जनरल साइंस वाला पार्ट है। अब मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूं ताकि आप बार बार ये ना कहो जी कोई क्या क्या चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एक बार सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्लास में। वो देखो, ये बच्चा कह रहा है सीडीएस के लिए एनफ होगा क्या? भैया सीडीएस के लिए बता दिया, एक तो टाइम से आया करो क्लास में। देखो ये लिखा है यूपीएससी सीडीएस लिखा है ना, सीडीएस के लिए है। अरे बात समझ लो, दूसरा अगर मान लो मैंने किसी ऐसे एग्जाम का नाम नहीं लिखा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं किसी ऐसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इसका मैंने नाम नहीं लिखा, तो बस आप दिमाग में ये सोचना कि अगर उस पेपर के लेवल यूपीएससी के सीडीएस से नीचे का है, सीडीएस से स्टेट पीसीएस से नीचे का लेवल है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कवर होगा। जब भैया यूपीएससी का सीडीएस कवर हो रहा है, एफकेट कवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी छोटे मोटे पेपर अपने आप से कवर होंगे।
एनडीए वालों के लिए मैंने बता दिया कि एनडीए वाले बच्चों को फायदा होगा, लेकिन अगर फिर भी आप स्पेशली अगर केवल आपका एक ही टारगेट है एनडीए, तो एनडीए वाला ही अगर आप बैच ले लें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें तो हम बहुत सारे पेपर को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। एनडीए स्पेशल बैच में टीचर केवल एनडीए को ध्यान में रख के पढ़ाता है, ठीक है। कोस्ट गार्ड वाले बच्चे मैं कहूंगा साइंस स्पेशल लेने ज्यादा अच्छा है, अगर केवल आपको साइंस करनी है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं तो इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अगर आपके बहुत सारे पेपर आपको देने हैं ना, एसएससी भी देना है, पीसीएस भी देना है, सीडीएस भी देना है, तो फिर जीएस स्पेशल बैच बढ़िया रहता है। अगर आपको केवल एक ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर केवल उसी वाला स्पेशल बैच लें, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलो फालतू की बातें लिखना बंद करो, मैंने बता दिया, बाकी अपनी बुद्धि खुद यूज करो कि जिस पेपर का आप नाम लिख रहे हैं उसका लेवल सीडीएस से कम है तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा वो, ठीक है। पंकज यहाँ देखो, अब बच्चे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बात करेंगे लाइट से संबंधित चीजों की, लाइट की, प्रकाश की। तो ऑप्टिक्स का मतलब है जहां पे हम लाइट की स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स प्रकाश की, जब प्रकाश की स्टडी की जाएगी ऑप्टिक्स में। इसी के अंदर बच्चे में आपको एक चैप्टर और एक पार्ट इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण, वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, लेंस और दर्पण, वो भी इसी में आएगा ऑप्टिक्स में। तो लाइट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक बच्चे हम चैप्टर पढ़ेंगे हीट, उष्मा का, हीट, हीट से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो इस चैप्टर में आएंगी, और साथ में हम कुछ बातें बच्चे वाटर, पानी से रिलेटेड भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा, हाँ आरती क्या हो गया भाई, मेरा रिप्लाई करें, कर देंगे। यहां देखो, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, एक है वेव तरंग, एक है मैटर। मैटर वाला चैप्टर में बच्चे हम पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक, जैसे पास्कल का नियम, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अभी शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे इसी के अंदर हम। इसी के अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। बहुत छोटे छोटे टॉपिक आएंगे इसमें बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर। फिर आएंगे बच्चे मोशन पे, गति पे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें, चाल, वेग, त्वरण। फिर आएंगे न्यूटन के नियम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के आपको पता 3 गति के नियम हैं, वो तीनों के तीनों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसके बारे में सारी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। एक बच्चे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी के बारे में। लिफ्ट साथ में पढ़ेंगे हम ग्रेविटी वाले चैप्टर के, कि एक लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको अपना वेट कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, घर्षण। एक चैप्टर ये है वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, ये चैप्टर पढ़ना है। सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं, ठीक है। ये हमें कुल मिलाकर 14 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर ये साइंस स्पेशल बैच में एक लीवर, उत्तोलक वाला टॉपिक और रहता है, वो नॉर्मली हमारे नहीं पूछता एसएससी एसएससी के पेपर में, तो इसलिए हमने उसे यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है। यानी कि हाँ, लगभग 9th और 10th के टॉपिक हैं इसमें। देखो 10th क्लास में अगर आप देखें, 10th क्लास में आपको लाइट पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता है लाइट में। 9th क्लास में आप क्या पढ़ते हैं, साउंड के बारे में, मोशन के बारे में, न्यूटन के नियम, ग्रेविटी, वर्क, पावर, एनर्जी। तो 9th और 10th के जो जनरल साइंस वाले टॉपिक हैं वो लगभग लगभग सारे कवर हैं। अच्छा, एक मैं 15 पॉइंट लिख देता हूं, अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ मन करेगा पढ़ने का तो हम पढ़ेंगे मिसलेनियस में, मिसलेनियस यानी कि विविध। तो कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा होंगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे मिसलेनियस में, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया है। ये सिलेबस वाली जो पीडीएफ है ना, ये आपको डलवा दी जाएगी आज, ठीक है। सर आप साउंड टॉपिक नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे। इसमें वेव में ना, ये वेव में दो टाइप की वेव पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। एक हम बच्चे हम पढ़ेंगे साउंड वेव। वेव में ही आएगा, साउंड एक वेव है, ध्वनि तरंग। जो बच्चा साउंड कह रहा ना, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को ये नहीं पता कि साउंड एक वेव है। तो वेव में हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे, साउंड वेव। इसी के अंदर पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जहां पर रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, माइक्रो वगैरह वेव आएंगी। तो ये सारी चीजें बच्चे इस वेव वाले टॉपिक में आ जाएंगी, साउंड भी के बारे में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, ठीक है। और किसी का डाउट हो? हाँ, दूसरा एक आपको ऑनलाइन क्लास देखो लेनी आनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास का क्या तरीका है लेने का, मान लो कि आप किसी टीचर की क्लास ले रहे हैं और बीच में किसी कारणवश आपकी क्लास किसी दिन छूट जाए, तो आप नेक्स्ट क्लास में सीधे लाइव क्लास में नहीं आना, पहले उस क्लास को कवर करके आओ, रात को बैठ के उस क्लास को देख लो, फिर अगले दिन लाइव क्लास में तब आना है। बात समझ रहे हो? तो आई होप कि अब ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसमें मैं ये वाले पेज भी ऐड करा दूंगा, ये वाला आपका, कि किस किस एग्जाम को ध्यान में रख के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं।
एक टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं आज। तो किस टॉपिक के साथ स्टार्ट किया जाए? क्लास कैसे लगेगी? देखो, एक आपको मैं क्लास का तरीका बताता हूँ, क्योंकि नया बैच है आपका, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। एक कह रहा बच्चा फिजिक्स क्लास कितनी लगेगी? भाई देखो, जीएस स्पेशल में बहुत सारे बैच होते हैं, तो हो सकता है कि 2 क्लास लगेंगे आपके शुरू में मेरे साथ में। यूनिट और डायमेंशन आदित्य मैकेनिक्स में सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा लाइव नहीं है, भाई लाइव क्लास है। सबसे पहले मैं बहुत सारे बच्चों को बता दूं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना इस चीज को। जैसे बच्चे आप यहाँ पे गए, लाइव क्लास माई कोर्स में गए, और जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये बैच है GS 36, मान लो 36 बैच है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना, यहाँ पे टाइम टेबल लिखा है ना, इस टाइम टेबल पर आप क्लिक करेंगे ना तो एक फोल्डर खुल जाएगा। तो डेली सुबह उठ के इस फोल्डर को देख लिया करो। जैसे इसमें लिखा है कि आज इको की क्लास है 9:45 से 11 बजे, फिजिक्स क्लास है 11:15 से 12:30 बजे। तो ये जो टाइम टेबल वाला फोल्डर होता है ना, इस फोल्डर में क्लिक करके आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो उसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलो ओके, तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपकी क्लास में स्टार्ट कर दिया जाए ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। बहुत सारे बच्चों को ये आया भी है, प्रकाशिकी। तो यानी बच्चे हम ऑप्टिक्स में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे लाइट की। तो उसके अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स में, कि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे कि मृत्युंजय साहब, लाइट के बारे में आपको पता है कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसके अंदर। बड़ा लंबा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कितना बड़ा रजिस्टर लेना है ले लो, जितना भी ज्यादा बड़ा तो क्या लेना, जिसमें 60-70 पेज हो, इतना तो ले लो कम से कम, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कोई बच्चा लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कमेंट बाजी नहीं करेगा, यहाँ देखते रहना। सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक शब्द, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यहां लिखा मैंने प्रदीप्त वस्तु या लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त वस्तुएं। देखो, बहुत ध्यान से बात को समझना। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो क्या है, आप बोलेंगे जी लाइट, सिंपल शब्दों में अगर बहुत ही सिंपल से हम बात करें, हम कहेंगे भाई लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का एक रूप है जो हमें चीजें दिखाने में हेल्प करती हैं। लाइट वो है जो हमें वस्तुओं को दिखा देती है। आप एक चीज बताओ, जिस रूम में आप बैठे हैं, इसमें अगर आप सारी लाइटें बंद कर दें, कर्टेन पर्दे वर्दे लगा दें और आंखें खोल के बैठ जाना, आपको कमरे में एक भी चीज नहीं दिखाई देगी। आपको यार आंखें तो खुली हैं, चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? बेटा, हमें वही चीज दिखाई देती है जिस वस्तु के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट टकराकर हमारी आंख तक पहुंच जाए, हमें वही वस्तु दिखाई देगी। तो अगर मैं अपने कमरे में जैसे बल्ब जलाता हूं, तो बल्ब की लाइट टेबल पे गिरी और वो लाइट टकरा के मेरी आंख में पहुंची, तो मुझे टेबल दिखने लगेगी। या मैं पर्दे हटा दूं, खिड़की खोल दूं, तो सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे में घुसा, सन की लाइट टेबल पे टकरा के मेरी आंख में पहुंची, तो मुझे टेबल दिखने लगी। तो मुझे वही वस्तुएं दिखाई देंगी जिनके ऊपर लाइट टकराकर मेरी आंख तक पहुंचती है। या वो वस्तु दिखेगी जो खुद से ही लाइट निकालती हो। भाई सूर्य है, खुद से प्रकाश निकाल रहा है, सूर्य का प्रकाश मेरी आंख में घुसा तो सूर्य दिख रहा है। बल्ब की लाइट मेरी आंख में घुसी, बल्ब दिख रहा है। लेकिन टेबल से तो लाइट नहीं निकल रही। फिर टेबल क्यों दिख रही है? टेबल इसलिए दिख रही है क्योंकि टेबल के ऊपर लाइट टकराकर मेरी आंख तक पहुंची। अब यानी कि दो चीजें हैं, या तो मुझे वो वस्तु दिखेगी जिससे खुद से प्रकाश निकलता हो, या मुझे वो वस्तु दिखाई देगी जिसके ऊपर लाइट टकराकर मेरी आंख तक पहुंचती हो। अब मैंने यहां पे एक शब्द लिखा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं। इससे भी कमांडेंट में क्वेश्चन आया था, उसे देखेंगे हम। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं बच्चे वो होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जो खुद से प्रकाश फेंकती हो। जैसे कि सूर्य, सूर्य खुद से प्रकाश फेंक रहा, तारे, स्टार्स, रात को तारे दिख रहे हैं आपको, तो तारों से खुद से प्रकाश निकल रहा है, बल्ब, कैंडल। तो जो वस्तुएं जिनके पास स्वयं की लाइट हो, स्वयं का प्रकाश हो, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज are are those objects, luminous objects are those objects which have
देयर ओन लाइट। हिंदी में लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं, वह हैं जिनके पास, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो जो स्वयं का प्रकाश होगा बच्चों कहलाएंगे हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। इसके अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं सन, सूर्य, स्टार्स, तारे। सूर्य भी हालांकि एक तारा ही है। स्टार्स, तारे। आप इसमें लिख सकते हैं बल्ब, आप इसमें लिख सकते हैं कैंडल, एटसेट्रा। ठीक है, तो सूर्य, तारे, बल्ब, कैंडल, ये सब बच्चे किस में आएंगे? ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के अंदर आएंगे। तो ये हमारी क्या है? सब प्रदीप्त वस्तुएं। और हमने क्या लिखा कि प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अच्छा, अब एक हम लिखेंगे यहां पे दूसरी चीज, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इस सब लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं बच्चे वो है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, यानी कि जो किसी और दूसरे के प्रकाश से चमके, जैसे कि टेबल, जैसे कि चेयर, जैसे कि आपके जूते, जैसे कि आपके कपड़े, जैसे कि घर में रखा हर एक सामान, पेंसिल, रबड़, जैसे कि स्पून, चम्मच, डब्बे वब्बे, सारे के सारे वही हैं। तो लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुओं में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, आर दोज ऑब्जेक्ट्स which do not have, which do not have, which do not have their own light। हिंदी में लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, इसके अगर बच्चे आप एग्जांपल लिखना चाहो तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो, टेबल, चेयर लिख लिया आपने, शूज लिख लो, जूते लिख लो, एटसेट्रा। अब मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो पेपर में आता है। पेपर के क्वेश्चन की तरफ इस बकवास को छोड़ के अब आते हैं सीधे कंपटीशन पे, क्योंकि हम कोई 10th क्लास की तैयारी कर नहीं रहे हैं। अब जो मैंने डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन मान लो आपने सुन रखी है। अब पेपर पे आते हैं। तो पेपर का क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मून है, जो चांद है, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा कि नॉन लुमिनियस में? चांद प्रदीप्त में आता है कि अप्रदीप्त में? मून से क्वेश्चन पूछता है पेपर में, तो चांद किस में डालेंगे आप? प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त? लुमिनियस की नॉन लुमिनियस? जैसे कि विशाल और जैनब ने तो हमें पहले से ही बता दिया इसका आंसर। मनोज, विशाल, मनदीप, राकेश। एक अविनाश का गलत है अभी तक, सबका ठीक है पूरी क्लास में। संदीप, ऋतिक, राकेश, दीपिका, रितेश, धीरज, उज्जवल, दृष्टि, पता नहीं क्या नाम था बच्चे का, ऋतिका, तुल, सौम्या। एक मनीष का गलत है क्लास में, एक गोपाल का शायद गलत था, कमेंट चला गया नीचे। अंजलि, प्रजापत, जावेद वगैरह इन सबका ठीक है। भाई एक चीज बताओ, जो बच्चे मून को लुमिनियस ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। भैया चांद के पास खुद का प्रकाश थोड़े ना है, चांद कोई तारा स्टार थोड़े ना है। चांद तो बच्चे सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य की लाइट चांद पे गिरी और चांद से परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंची। चांद तो बच्चे देख रहे कैसा काला कुलूटो सा है, एकदम गड्ढे पड्डे से हो रखे हैं उसके अंदर, वो तो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है। तो चांद जो है वो अप्रदीप्त वस्तु में आएगा। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई जुपिटर जो है, बृहस्पति, वो किस में आएगा? आपको पता होना चाहिए जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बुध हो, कोई भी ग्रह हो, ये सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये सब सूर्य के प्रकाश की वजह से चमक रहे हैं। ये कोई स्टार्स, तारे नहीं है। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे जो स्टार नहीं है, जो तारों की कैटेगरी में नहीं आते, वो सारे के सारे नॉन लुमिनियस के अंदर आएंगे। तो आप इसी के अंदर लिख सकते हैं कैंडल
वाले जहां पे आपने लिखा था सूज चेयर वगैरह, अच्छा कैंडल तो ऊपर था, इसमें लिखेंगे आप मून चांद, ये अप्रदीप्त वस्तु है। ऐसे आप लिखेंगे प्लैनेट्स ग्रह, जैसे कि जुपिटर, पेपर में उसने जुपिटर लिखा हुआ था, तो प्लैनेट जो है वो सारे के सारे नॉन लुमिनियस के अंदर आएंगे। ठीक है, ये बच्चा कह रहा कि विचार लेक्चरर के लिए, टीचिंग वाला सेक्शन हमारे यहाँ अलग है, टीचिंग वाले बच्चे उसमें चले जाए तो ज्यादा बढ़िया है। एक बच्चा कह रहा है कि आईएएस पेपर में जनरल साइंस में तो फिजिक्स आता है, जनरल आईएएस वाला जो पेपर है ना उसमें साइंस एंड टेक पूछता है, उसमें स्टैटिक पार्ट नहीं पूछता जो हम यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पढ़ते हैं आंसू, उसमें जो करंट साइंस चल रही होती है उससे रिलेटेड पूछता है वो। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझो, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछ ले कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो अगर आप समझो कि यार क्या इस आंसर दूं उस बंदे को, क्या बताऊं, अब बड़े कंफ्यूजन वाले मूड से में है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता, आपने 5-7 फॉर्म भर रखे हैं, आप चाह रहे हैं कि भैया इसमें नौकरी लग जाए, कांस्टेबल वाले में तो कांस्टेबल बन जाऊं, एसआई वाले में लग जाए तो एसआई बन जाऊं, और एसएससी में हो जाए तो इंस्पेक्टर बन जाऊं, आपको खुद नहीं पता। तो आप एक बात बोल सकते हैं कि भाई मुझे जीवन में बनना है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, मैं प्रदीप्त वस्तु बनना चाहता हूं, यानी कि मैं वो हूं जिसके पास जो खुद के प्रकाश से चमके, जिसके पास खुद का प्रकाश हो। समझ रहे हो, लुमिनियस ऑब्जेक्ट को है जो खुद, जिनके पास स्वयं का प्रकाश है। जीवन में नॉन लुमिनियस अप्रदीप्त वस्तु नहीं बनना है। कुछ बच्चे नहीं होते, मैं कहता हूं कई बार बच्चों को कि आप किसी अपने दोस्त से मिलो बहुत सालों के बाद, और आप उससे पूछो भाई कि और क्या चल रहा है जीवन में, क्या कर रहा है, वो बंदा तुरंत बोलेगा अरे यार मेरा भाई है ना, मेरे भाई का इंस्पेक्टर में हो गया, मेरी दीदी लेक्चरर बन गई। वो बंदा क्या है कि अपनी पहचान जो है वो अपने भाई, अपनी बहन, अपने पिताजी से बताना चाह रहा है, अरे यार फूफा जी जो है ना उनका प्रमोशन हो गया, एसीपी बन गए। वो फूफा जी का भी बता रहा है, वो भाई का भी बता रहा है, बहन का बता रहा है, अपना नहीं बता रहा, क्योंकि उसने खुद तो कुछ अचीव नहीं किया। तो वो क्या है, वो नॉन लुमिनियस है, अप्रदीप्त है वो। ठीक है, अरे बात समझ में। तो हमें क्या बनना है जीवन में, प्रदीप्त बनना है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश है, जो हम अपने प्रकाश से खुद चमकेंगे, जब हम चल रहे हो तो लोग खुद पता चल जाए कि हाँ ये बंदा कुछ है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। अब बच्चे हमारे पास में जो लाइट है, जो किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट प्रदीप्त वस्तु से लाइट निकलती है, इसके बारे में एक चीज सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। इसकी पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ने वाले हैं। आप हो गए सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि मेरे घर के आसपास टेबल चेयर मेज मुझे दिखाई दे रही हैं, वो क्यों दिख रही हैं, उनके ऊपर लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, वो लाइट मेरी आंख में घुस गई। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से मुझे अप्रदीप्त वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, अब मैं क्लास में इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना को समझने की कोशिश करूंगा कि जो परावर्तन है प्रकाश का, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ शुरुआत में चीजें ऐसी आएंगी जो आपको पहले से पता होंगी, फिर उन्हीं को मैं आधार बना के कुछ बड़े बड़े बातें आपसे पूछने वाला हूं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर आपको लाइट को रिफ्लेक्ट परावर्तित कराना है तो लाइट कैसे सरफेस से रिफ्लेक्ट परावर्तित होती है। लाइट अगर रिफ्लेक्ट करानी है तो क्या लाइट हर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, या कोई पर्टिकुलर टाइप का ही वस्तु ऑब्जेक्ट होनी चाहिए कि उससे रिफ्लेक्ट होगी। एक बच्चा कह रहा है स्मूथ सरफेस, क्यों भाई खुदरी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती क्या। एक समतल बता रहा है, क्यों कर्व से नहीं हो सकती क्या, क्या बात कर रहे हो आप। यहां देखो बच्चे, अगर आपको लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है ना, वो सरफेस कैसा भी हो, बेसिक कंडीशन ये है कि वो होना चाहिए ओपेक सरफेस, अपारदर्शी वस्तु, ओपेक सरफेस, अपारदर्शी। बच्चे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है ओपेक सरफेस से। अगर आपने लाइट के मार्ग में कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्तु रख दी, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, जैसे कि कांच, जैसे कि डायमंड, तो इन सबसे बच्चे लाइट इनके अंदर घुस जाएगी। लाइट क्या करती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल करने लगती है। वो बात अलग है कि उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रिज्म है, लाइट उसके अंदर घुस जाएगी, ट्रांसपेरेंट है मान लो वाले पार्ट से। तो लाइट जो है अगर उसे रिफ्लेक्ट कराना है तो वस्तु होनी चाहिए अपारदर्शी, ओपेक। ओपेक सरफेस के ऊपर लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट परावर्तित होती है। मान लो लाइट चल रही है ऐसे हवा में, सामने पानी आ गया तो पानी के अंदर एंट्री कर जाएगी, हल्की फुल्की वहां पे भी रिफ्लेक्ट होती है,
और ज्यादातर पार्ट उसका अंदर पहुंच जाएगा। लाइट चल रही है, सामने कांच आ गया, कांच के आर पार गुजर जाएगी। लाइट चल रही है, डायमंड आया, डायमंड के अंदर घुस जाएगी। अच्छा, मुझे चाहिए ओपेक सरफेस, तो मैंने उसके लिए बच्चे ले लिया एग्जांपल प्लेन मिरर, क्योंकि आप सभी को पता है जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, इसका एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है। हमारे घर में जो मिरर होता है ना, इसकी बैक सरफेस को हम पॉलिश कर लेते हैं, किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिशिंग कर लेते हैं इसमें हम। सिल्वर नाइट्रेट का हमने लेप चढ़ा दिया। देखो, आप एक कांच की प्लेट लेना बच्चे, इस कांच की प्लेट ली आपने, इसके ऊपर एक सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा दिया, पॉलिशिंग कर दी सिल्वर नाइट्रेट की। अब ये पॉलिशिंग खराब ना हो जाए, कभी नखून लग गया, कभी कोई चीज टच हो गई, तो उस पॉलिशिंग को बचाने के लिए इसके ऊपर एक कोट कर देते हैं, पेंट का, पेंट कर देते हैं इसके ऊपर, लाल या काला पेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ वाला जो सरफेस है ना, इसमें आप अपनी शक्ल देख पाओगे, मिरर बन जाएगा ये, मिरर दर्पण। तो मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके फिर ऊपर पेंट वेंट करके इसे मैंने अपारदर्शी बना दिया, ठीक। अब इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। अभी बच्चे मैंने क्या किया, एक प्रकाश की किरण छोड़ी, यहां से मैंने मान लो कि एक लेजर लाइट ली, लाइट छोड़ी। अब ये बच्चे लाइट जो है आके सरफेस पर टकराई। अगर ये पारदर्शी होती, इसके ऊपर आप बच्चे सिल्वर नाइट्रेट का लेप ना करते, इसके ऊपर आप पेंट ना करते, तो लाइट इस कांच की प्लेट के अंदर घुस जाती। लेकिन अब ये अपारदर्शी है, तो लाइट इसके ऊपर टकराएगी और इसके ऊपर टकरा के रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो जाएगी। तो ये लाइट बच्चे जिस तरफ से आई है, अगर लाइट उसी तरफ चली जाए, उसी तरफ, तो लाइट बच्चे इधर से आई, टकरा के उसी तरफ वापस गई, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये हमारी कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये बीच में बच्चे मैं एक काल्पनिक रेखा खींच लेता हूं, इमेजिनरी लाइन। ये काल्पनिक रेखा जो है बड़े काम की है। ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने आपके सामने खींची है, काल्पनिक रेखा, ये बच्चे हाँ, ये जो बच्चे लाइन मैंने खींची है काल्पनिक रेखा, ये आप देखो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वो लाइन जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं नॉर्मल अभिलंब, इसे हम नॉर्मल अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल अभिलंब। अब बड़े ध्यान समझना, अब हमने क्या किया बच्चे, ये प्रकाश की किरण आई, ये टकरा के चली गई, ये बीच में नॉर्मल है अभिलंब। ये बच्चे नॉर्मल पता क्यों खींचा हमने, ये नॉर्मल बड़े काम की चीज है। ये जो आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आई है, ये नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उस एंगल को हम आई कहेंगे, और ये प्रकाश की किरण नॉर्मल से जिस एंगल पर जाएगी उसे बच्चे हम आर कहेंगे। ये आई है और ये क्या हमारा आर। सबसे पहले इसी बात को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये सरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगी वो आई नहीं है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो आई है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो आ रहा है। यानी कि जब भी एंगल निकालोगे तो नॉर्मल तो आना ही चाहिए, नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने आई बनाया, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे ने आर बनाया। अब इस आई को हम क्या बोलेंगे और आर को क्या बोलेंगे, एंगल जो आई है, सबको इसका नाम पता होगा, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और एंगल जो आर है बच्चे, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, सरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को आप क्या कहोगे। आपतित किरण ने अभिलंब के साथ में जो एंगल बनाया वो आपतन कोण है, लेकिन आपतित किरण सरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे आप क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होता है। इंसिडेंट रे और सरफेस, सतह के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, ये बताओ। सनी ने बड़ा प्यारा लिखा, संदीप कह रहा जी थीटा कहते हैं उसे। अरे
वो थीटा का नाम क्या है? जैसे आई का नाम आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक बच्चा कह रहा है जी 90 माइनस आई। अरे यहां देखो, इसे बच्चे हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल या एंगल ऑफ ग्लांस। ये ग्लांसिंग एंगल कहलाता है हमारा। तो जो हमारा एंगल जी है, मैं इधर लिख देता हूं, ये हमारा कहलाता है ग्लांसिंग एंगल। इसे हम कहते हैं हिंदी में छूता हुआ कोण, ग्लांसिंग एंगल है ये। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्यों बताया ये। अगर जैसे मैंने आपको बता दिया, अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला हो जाएगा। बच्चों वाला पता कैसे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और ग्लांसिंग एंगल, छूते हुए कोण का योग सम कितना होता है, क्या आप सेकंडों के अंदर नहीं बता सकते क्या? आपतन कोण और छूते हुए कोण का सम क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन अलग चीज है अजीत, विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन अलग चीज है, वो आगे आएगा। मनदीप, सौम्या, राकेश, अनुज हमें कुछ बता रहे हैं। मामूल बच्चे बहुत बढ़िया। देखो अब आपसे मैंने पूछा कि जो आई और जी है इसका सम क्या होगा। आपको पता बच्चे नॉर्मल जो है अभिलंब ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आई और जी का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो आपतन कोण और छूता हुआ कोण राजीव, इन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। अब होगा क्या? अभी तो आपने एकदम से बता दिया। अगर आपने ग्लांसिंग एंगल नाम ना सुना हुआ होता तो आपको लगता पता नहीं क्या आगे आ रही है। आई और जी का सम, आपतन कोण और छूते हुए, ये छूता हुआ कोण क्या है, ये ग्लांसिंग एंगल क्या है? यार कह रहे हैं राइट एंगल, 90 डिग्री कह सकते हैं आप इसे। अभिषेक, पंकज, लक्ष्मी कुछ हमें बता रहे हैं। ठीक, अच्छा आगे हम प्रूफ करेंगे बच्चे। अगर ये एंगल जी है ना, ये इधर वाला एंगल भी जी होता है ये भी, तो परावर्तित किरण भी सरफेस से जो एंगल बनाती है वो भी ग्लांसिंग एंगल है, छूता हुआ कोण। आप सरफेस के साथ में जो एंगल बनेंगे वो ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण कहलाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्शन के दो नियम मैं आपको बताऊंगा, उनमें दूसरे नियम से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्लास में। सबसे पहले, उससे पहले एक छोटी सी बात और बताओ। अगर ये बच्चे इंसिडेंट रहे आपतित किरण, अगर इसकी स्पीड v है, आपतित किरण की स्पीड अगर v है तो इसकी स्पीड क्या होगी? ठीक गोपाल ये बताओ, अगर आपतित किरण की चाल v है तो परावर्तित किरण की चाल क्या होगी? आधी, इसकी डबल, या इतनी होगी, या ज्ञात नहीं कर सकते? आर प्लस जी भी 90 होगा, आई प्लस जी भी 90 है। देखो भाई लाइट देखो बच्चे, ये आई, बहुत सही लिख रहे हैं आप, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। गुफरान, राकेश, संजू, अजीत, मनदीप का। ये बच्चे लाइट आई और टकरा के उसी तरफ चली गई। अरे लाइट हवा से आई, टकरा के हवा में जा रही है तो स्पीड क्यों बदलेगी? लाइट की स्पीड बच्चे पता कब बदलती है? अगर लाइट अपना मीडियम बदल दे, लाइट हवा से पानी के अंदर घुस जाए तो लाइट की स्पीड बदल जाएगी। लाइट हवा से कांच में घुस जाए, स्पीड बदल जाएगी। लेकिन ये लाइट हवा से आई, टकरा के हवा में ही, तो इसकी स्पीड सेम रहेगी। आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों की स्पीड सेम रहती है। एक बच्चा लिख रहा है जी v इक्वल टू आई आर। भैया तुमने याद तो कर लिया v इक्वल टू आई आर, वो क्या है, कहां यूज होगा, कुछ पता ही नहीं है। सौरभ कह रहे जी v इक्वल टू आई आर। एक फॉर्मूला भाई ने याद कर लिया होगा कैसे कैसे करके, सोचा चलो क्लास में चिपका देता हूं आज। अब लिखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। देखो अच्छा बच्चे, यहां पे लाइट आके टकरा रही है ना, ये जहां पे लाइट आके टकरा रही है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। जहां लाइट आके टकराएगी ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, जहां लाइट आके टकराएगी। ठीक है, अब यहां समझना, ये बच्चे लाइट आई, टकरा के चली गई, ये बीच में है नॉर्मल एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन। तो पहला जो नियम है रिफ्लेक्शन का वो ये कहता है हमारे से कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन, एक ही तल में होते हैं। देखो एक ही प्लेन का मतलब क्या है? एक ही प्लेन का मतलब ये है,
अगर ये इंसिडेंट रे आपतित किरण बिल्कुल बोर्ड से चिपक के आई है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल बोर्ड को चिपक के जाएगी। ऐसा नहीं होगा, इंसिडेंट रे तो ये आई, आपतित किरण बोर्ड से चिपक के, और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर आ गई, इस तल से बाहर आ गई, ऐसा नहीं होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये नॉर्मल अभिलंब तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन समझते हो ना, जैसे ये मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया एक्स एक्सिस, ये लिख दिया मैंने वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ये एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस खींच दूं तो ये जेड और एक्स के बीच में ये जो बनेगा ये एक्स और जेड प्लेन बनेगा। तो अगर ये तीनों एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई में ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे तो ये आई और रिफ्लेक्टेड ऐसे निकल गई ना, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही तल में होती हैं। तो लिखेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाला लिखो भाई इस बार। आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब। अंजलि कह रही है व्हेन वी स्विच अ टीवी सेट ऑन द पिक्चर कम्स लेटर देन द साउंड बट लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, हाउ सर? देखो एक्चुअल में क्या है, अगर आप एक ही जगह से, एक बच्चे क्वेश्चन अंजलि का, ये बाकी पहले हिंदी वाले बच्चे लिख लो। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। जब मैं आपको साउंड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आता है ये क्वेश्चन। जैसे बच्चे, अगर आपने एक साथ लाइट जलाई और आवाज पैदा की तो दूर खड़े व्यक्ति को लाइट पहले दिखेगी, आवाज बाद में आएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है उस चैप्टर में आगे आ जाएगा। साउंड उसके मुकाबले बहुत ही धीरे चलता है। लेकिन एक तो जब टीवी आप चलाते हैं ना, एक तो आप टीवी के बहुत ही नजदीक बैठे हैं, तो लाइट और साउंड जो है ना, इन दोनों की स्पीड में फर्क है। तो उसके लिए आपकी दूरी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब आप इस बात को ज्यादा बढ़िया महसूस कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि टीवी के अंदर जो पिक्चर बनती है ना, जो इमेज बनती है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि वजह से मान लो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बीम बनेंगी, तो थोड़ा एक प्रोसेस की वजह से डील हो जाता है वो। वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि पिक्चर और साउंड एक साथ हो रहे हैं, नहीं। वहां पे क्या कि वो पिक्चर बनने के प्रोसेस में हल्का सा लैग आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। इसलिए अगर आप एक ही जगह लाइट, ऐसे मान लो आपने एक बुलेट, मतलब कि आपने एक पिस्टल से, रिवॉल्वर से गोली चलाई, तो उससे जो चिंगारी निकली और जो उससे जो आवाज आई, दूर खड़े व्यक्ति को पहले चिंगारी दिखाई देगी। तो उस समय क्या है कि दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो रहे हैं, पिक्चर बनने वाले प्रोसेस में कुछ समय लग रहा है। अब अच्छा, सेकंड नियम है रिफ्लेक्शन का, उसे समझना ध्यान से आप। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो आई और आर हैं, ध्यान सुनना, बता रहा हूं आपको स्पेशली, तब भी गलती करोगे तुम। ये जो आई, अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा इससे 2 मिनट बाद, आई और आर यानी कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। हमेशा का मतलब क्या होता है? हमेशा। कान में गांठ मार लो ऐसे ऐसे करके, हमेशा। नो इफ, नो बट, कोई किंतु, कोई परंतु, कुछ नहीं। आई आर की वैल्यू हमेशा बराबर, यानी लाइट जो है नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। लाइट अभिलंब से 7.5 डिग्री पाएगी, 7.5 पर जाएगी, 50 पाएगी, 50 पर जाएगी, 80 पाएगी, 80 पर जाएगी। तो सेकंड जो है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर। लेकिन ये आपने रट्टा तो मार लेते, दुनिया रट्टा मार लेती आई आर के बराबर, पर आधों को ये नहीं पता कि आई है क्या और आर क्या। आई क्या है? वो एंगल जो इंसिडेंट रे आपतित किरण नॉर्मल के साथ बनाएगी, सरफेस के साथ नहीं, वो तो जी हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी वो आर है। आई आर की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। अब मैं इससे 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वो आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन आया, ये राजस्थान का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ये राजस्थान में 2019 के आसपास किसी पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है।
ये बच्चा कह रहा है ये मजा आ रहा है। एक लिख रहा है उसके नीचे, लग रहा है ऑफलाइन क्लास चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क क्यों करते हो तुम? देखो, आपको ऑनलाइन क्लास का मजा पूरा आएगा ऑफलाइन जैसा। उसकी शर्त यह है कि आप अपने सामने कॉपी रखो और हाथ में पेन। जो भी टीचर बोल रहा है ना, बिल्कुल ऐसा समझो इस छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन को कि टीचर साथ सामने खड़ा है, कान पे रैपट भी मार सकता है। उस घबराहट डर के साथ बैठना है, इससे पहले रैपट लगे अपना बिल्कुल बिल्कुल आंख नाक कान खोल के पढ़ना है। एक हाथ तो ऐसा होगा खाट पे लेट रहा होगा, एक टांग से उठा रखी होगी और मोबाइल ऐसे पकड़ रखा होगा। एक आध छोटा मोटा बच्चे भी घर वालों ने पकड़ा दिया होगा, भतीजा भांजी भूंजी कोई ऐसे, चलिए सभी संभाल ले, उसे टांग रखा है ऐसे सुन रहा है। एक तो एक आध ऐसे ही है। तो कई टाइप के बच्चे होते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, पेपर में क्वेश्चन आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यह बात किस दर्पण के लिए वैलिड है, किस दर्पण पे काम करेगी? एक ऑप्शन लिखा उसने, प्लेन मिरर समतल दर्पण। एक लिखा उसने कनकेव मिरर अवतल दर्पण। समतल वो है जो हमारे घरों में होता है, ये समतल। अवतल दर्पण हम आगे पढ़ेंगे, अवतल दर्पण। एक लिखा उसने कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। एक लिखा डी सभी पर। तो आई आर के बराबर है केवल किस मिरर पे काम करेगा, ये आपको बताना है। आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि मनदीप, सौरभ, पंकज के कुछ आंसर आए हमारे पास, अतुल, राहुल, रंजन, मनोज, रोहित, सचिन। देखो, एक आदमी इतना बेवकूफ है जो बी या खाली सी बता रहा है। अरे भाई, प्लेन मिरर का तो मैंने आपके सामने एग्जांपल नहीं ले रखा क्या? ये प्लेन मिरर नहीं है, समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन। भाई आई इजकल टू आर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने कहा था ये बात सभी दर्पण के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि आई इजकल टू आर हमेशा बराबर होते हैं, नो इफ नो बट, कोई किंतु परंतु नहीं। तो हमेशा का मतलब होता है हमेशा, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो। लाइट जिस एंगल पर आएगी अभिलंब नॉर्मल से, उसी एंगल पर लाइट वापस जाएगी। सभी मिरर पे काम करता है। बच्चों ने क्या किया, प्लेन पे टिक लगा के आ गया। नहीं होगा भाई शुभम। अच्छा, हेल्प होगी बहुत सारे क्वेश्चन की, पर उसके हिसाब से केवल नहीं पढ़ाया जा रहा। भाई आई इजकल टू आर जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ये बात मैंने कहा कि हमेशा होती है। ये हमेशा। दिक्कत पता कहां पे आती है? जब 10th क्लास में टीचर हमें ये बात पढ़ा रहा होता है ना, तो प्लेन मिरर का एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा होता है, उससे आसान होता समझाना। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि आई आर केवल प्लेन मिरर पे काम करेगा। दूसरी चीज, एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है कि आई आर के बराबर है, ये बात किस सरफेस के लिए वैलिड है? स्मूथ चिकनी सरफेस के लिए, रफ खुदरी सरफेस के लिए, या यहां पर भी दोनों? लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी, किस सरफेस के लिए वैलिड है? वसंत भाई टाइम से आना है क्लास में, बताओ। सौम्या, पंकज, सौरभ। देखो, आई आर के बराबर है बच्चे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आई आर के बराबर, ये बात किस सतह के लिए वैलिड है? स्मूथ चिकनी रफ खुदरी सरफेस के लिए या दोनों के लिए? चिकनी खुदरी दोनों। बहुत सारे बच्चों का मैं आंसर देख रहा था बैठ के अभी, चिकनी खुदरी दोनों। हमें पता है कि आई आर बराबर होते हैं हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। सरफेस चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, दोनों पे काम करेगा। आई आर दोनों सरफेस पे काम करता है। हालांकि
जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, उसमें कुछ फर्क होता है कि जिसकी वजह से आपको चिकनी सतह में हिमांशु अपनी इमेज प्रतिबिंब दिख जाता है, लेकिन खुदरी सतह सड़क में आपको अपनी फोटो नहीं दिखती। वो फर्क क्या है उसे हम आएंगे थोड़ा आगे चल के, ठीक है। अब याद रखो, जब मैंने बता दिया आपको कि आई आर हमेशा बराबर है, यानी अगर कहीं पर रिफ्लेक्शन परावर्तन अगर हो रहा है, अगर कहीं पर रिफ्लेक्शन परावर्तन हो रहा है, तो बच्चे ये सेकंड नियम हमेशा फॉलो होगा। समतल दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, सब पे सतह भी कैसी हो, लेकिन हाँ इस वाली सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन है, इसमें जो रिफ्लेक्शन है आई आर, तो यहाँ पे दोनों जगह हो रहा है आई आर के बराबर, लेकिन क्या फर्क है उसमें मैंने कहा कि थोड़ा देर में आगे चल के आएंगे हम, ठीक। एक बच्चा कह रहा है जी अवतल उत्तल क्या होते हैं। भैया क्या पढ़ाई की है तुमने, तुम्हें अवतल उत्तल दर्पणों के नाम भी नहीं सुन रखे तुमने, कि गाड़ी में साइड वाला कौन सा मिरर होता है, नहीं सुना। ये मिरर वाला टॉपिक आएगा, बता देंगे। भाई इतना तो मैं मान के पढ़ाऊंगा ही ना आपको कि आप 10वीं तो आपने पास करी रखी है, थोड़ी बहुत किताबों के पन्ने खोले होंगे आपने, ऐसा नहीं अपने गए अपने नकल वकल करके पास हो गए। कह रहा जी अवतल उत्तल क्या होते हैं। भैया कुछ नहीं, नाम तो सुने ही होंगे, तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, अब नाम भी नहीं पता है। अब फिर ये बच्चे बाहर खड़े हो गए ना, कोई आ जाता ना मीडिया वाला, हाँ जी क्या दिक्कत है, कह ले जी बेरोजगार है, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ा लिखा हूं। मार्कशीट को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं आजकल के बच्चे, कि उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो पढ़े लिखे हैं वो। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते अपना, ऐसे ऐसे ग्रेजुएट है भारत में, अगर उनसे कोई कह लगे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे दो, 5 से 7 मिनट का नहीं दिया जाएगा, और आधे घंटे का समय दे दो तो 3 लाइन बना पाएंगे। अब एक आध क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखो, पेपर में आया था, तो इसमें आप कोई, ये तो आप एक ही सेकंड में बता दोगे, अब इसका तो कोई बचा ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पास कर लिया है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही, मुजफ्फरनगर से हूं मैं, एक जगह पड़ती है मेरठ के पास मुजफ्फरनगर, हमारे यहाँ भी कोई लड़का जब पास नहीं होता था ना, उसे कहते थे कि अलीगढ़ में 2-4 सेंटर थे कि वहां से फॉर्म भरवा दो, पास हो ही जाएगा। भाई ने पुरानी बातें यादें ताजा करा दी। हमारा एक दोस्त था अमित नाम का, 4-5 बार 10वीं में पास नहीं हुआ, फाइनली खैर जय हो अलीगढ़ की। इसमें लिखा है उसने, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, दोनों बराबर होंगे हमेशा, बस आगे देखना ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करना अगर आपने सही कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा। हालांकि साइंस स्पेशल बैच में कराता हूं मैं कुछ क्वेश्चन इसमें, पर आपके करा देते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। करो क्वेश्चन। एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण होगा। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ये पंकज, सनी, ऋतिक, मृत्युंजय सबका लाइन से गलत है। ये जावेद का सही था शायद, देखिए पुष्कर गलत है, मनदीप गलत है, मृत्युंजय, ऋतिक गलत है, अतुल गलत, अतुल का सही है, सॉरी, गोपाल का सही है कि, हिमांशु सही है, नवनीत का गलत है, पंकज, संतोष। यहाँ देखो सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर। तो पहले मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और एंगल किस किस के बीच में कह रहा है बच्चे वो, एंगल कह रहा है बच्चे आपसे वो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, एक आपतित किरण और समतल दर्पण। तो बच्चे इंसिडेंट रे कौन सी होती है, आपतित किरण कौन सी होती है। तो आप कहेंगे सर आपतित किरण वो है जो आके टकराए, ये आपतित किरण है। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये आपका बच्चे क्या है, प्लेन मिरर। अब देखो उसने दिया क्या है पेपर में, ध्यान समझो, उसने कहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, ये जिसे आप आई समझ रहे हो, ये आई नहीं है, जी है ये। तो पूछ रहा है कि टोटल एंगल बताना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो टोटल एंगल बताना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। तो मुझे एक चीज बताओ, ये बीच में हमने नॉर्मल खींच लिया एक, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, 60 का। अगर आई की वैल्यू 60 है तो आर की भी कितनी होगी, 60 होगी। दोनों के बीच का एंगल पूछा तो 120 डिग्री बनेगा।
पता नहीं तुम 60-60 क्यों लिख रहे हो भाई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो एंगल दिया गया वो आई ही दिया गया है? आई थोड़ा ना दिया है वो। आपको मैंने कहा था भाई सुन लो कान खोल के, तुम तब भी गलत करोगे। कहा था नहीं कहा था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है आई। इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो तो जी है। अगर जी की वैल्यू 30 है तो ये 60 बनेगा। आई और जी का सम तो 90 होता है। तो ये अगर 60 है आई तो आर भी होगा 60। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है पिछली बार का, रेलवे ग्रुप डी का। उसमें हो सकता है कि वैल्यू 30 की जगह कुछ और दे रखी हो, पर सेम ये क्वेश्चन आया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। एक कह रहा जी प्लेन मिरर नहीं पढ़े थे, वो पढ़ने पड़ोसी आएगा। कह रहा जी मैंने प्लेन मिरर नहीं पढ़ा, पेपर तुम दे रहे हो हैं, उसे पढ़ने कोई और आएगा। 2-4 आदमी और लेके जाना साथ में जो पढ़ लेंगे, जो तुम्हारे से छूट जाएगा। करना ये वाला क्वेश्चन, ये करो नवनीत भाई, ये वाला करो। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। प्लेन की स्पेलिंग पता नहीं क्या सब में गलत लिख रखी है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the mirror surface. The angle of reflection for this ray of light will be. कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। इससे समझाने से पहले थोड़ा सा यहां पे एक बार आ जाओ। देखो ये बच्चे आपका है प्लेन मिरर, ठीक है, समझना बात को। और ये नॉर्मल बड़े काम की चीजें, सब एंगल नापते हैं। अच्छा आप सब बच्चों को पता चल गया कि हम एंगल नापते हैं नॉर्मल से। लाइट अगर नॉर्मल से आएगी 70 पे तो 70 पे ही वापस जाएगी, 20 पे आएगी तो 20 पे ही वापस जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइट ने बच्चे मान लो एंगल बनाया नॉर्मल से 30, तो लाइट गई 30 पे, 20 तो गई 20 पे, 10 गई। अगर बच्चे यहाँ पे लाइट, जहां पे नॉर्मल है, अगर लाइट बिल्कुल वहीं पे आ जाए, यानी कि लाइट जो है, जो इंसिडेंट रे है वो क्या करे, आपतित किरण जो है बिल्कुल आके टकराए मिरर पे, परपेंडिकुलर लंबवत आकर टकराए, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी और आर की क्या होगी, ध्यान समझना। लाइट बच्चे क्या कर रही थी, अभी तक नॉर्मल से कुछ एंगल बना के टकरा रही थी, 20, 30, 40, 50, 60 का। अब लाइट नॉर्मल से कोई एंगल बना ही नहीं रही, जहां पे नॉर्मल है लाइट बिल्कुल वहीं पे आकर टकरा रही है। आपतित किरण जहां पर अभिलंब है वहीं पे टकरा रही है। तो एक चीज समझो कि इसे बच्चे हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉर्मल इंसिडेंस लंबवत आपतन। अगर लाइट बिल्कुल लंबवत आकर टकराए, नॉर्मल इंसिडेंस लंबवत आपतन में आई की वैल्यू क्या होगी और आई आर की क्या होगी, ध्यान समझना। लंबवत आपतन भाई यहां पे एक चीज समझो, ये मिरर है, लाइट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आके टकरा रही है, लंबवत। तो मुझे बताओ कि नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और लाइट भी 90 डिग्री के एंगल पर टकरा रही है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। भाई एक चीज बताओ, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो होता है ना आई। निहारेगा सुन लो यहां चुपचाप। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वो आई होता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में एंगल क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ 0। तो आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो आर की भी कितनी है, 0। यानी अगर लाइट 0 डिग्री पाई तो जाएगी भी 0 पे। तो यानी जैसे लाइट इसके ऊपर आके टकराएगी परपेंडिकुलर, तो टकराकर इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। यानी लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। आई आर की वैल्यू सेम है भाई, आई आर तो सेम ही होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि लाइट मिरर पर 90 डिग्री पे टकराई, वो आई की वैल्यू 90 मान लेते हैं। भाई जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये तो सरफेस के साथ में है। तो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ में जो एंगल बनाती है वो तो जी होता है, ये ग्लांसिंग एंगल है या 90। यहाँ पे आई की वैल्यू 90 नहीं है। आई तो क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी। तो वही क्वेश्चन ये भी है, देखो इसने कहा ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। तो बच्चे जो लाइट है ना, वो मिरर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर लाइट मिरर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे जो है, अगर ये मिरर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सॉरी मिरर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो लाइट बना रही है बच्चे मिरर के साथ में 90 डिग्री का एंगल। और लाइट मिरर के साथ में जो एंगल बनाती है तो जी की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री हो गया जी।
लाइट 90 डिग्री एंगल बने मिरर के साथ, और नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लाइट भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में एंगल हो गया कितना, जीरो, तो आई की वैल्यू जीरो, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो, तो यहाँ पे आंसर है जीरो, सी ऑप्शन है इसका। बात आई नहीं आई समझ में? बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें आई और जी क्लियर ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं कि जब लाइट आके टकराई सरफेस पे, अगर सरफेस के साथ में एंगल दिया तो जी है, नॉर्मल अभिलंब के साथ एंगल दिया तो आई है, तो पेपर में आपको 90% केस में सरफेस के साथ में एंगल देगा, तो सरफेस के साथ में जो एंगल है वो जी आएगा, और आई और जी का सम 90 होता है, अगर जी ही 90 है तो फिर आई जीरो बचेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं बीच में मैं। एक क्वेश्चन है, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, किस तरंग को निर्वात में प्रेषित नहीं किया सकता, ये कह रहा कि विच ऑफ द वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कौन सी वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, ये आप समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से आसान ही क्वेश्चन है। आपको पता बच्चे, लाइट प्रकाश तो वैक्यूम में चल सकता है, सूर्य से धरती तक जो प्रकाश आ रहा है वो अंतरिक्ष में आ रहा नहीं आ रहा, अंतरिक्ष में तो निर्वात है, वैक्यूम, वैक्यूम समझ रहे हो, वैक्यूम का मतलब है जो खाली जगह है जहां पे हवा पानी कुछ ना हो। हीट बच्चे, हीट भी तो क्या एक तरह की लाइट ही तो है, एनर्जी तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे आगे चल के, पूरा चैप्टर आएगा, 2 क्लास लेंगे इसके ऊपर हम। ये सब के सब बच्चे वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। आवाज को चलने के लिए एक मीडियम, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। साउंड को अगर चलना है तो उसे एक मीडियम की आवश्यकता होगी, एक माध्यम की आवश्यकता होगी, एक मीडियम में ही साउंड ट्रेवल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बाकी चीजें खैर आगे आएंगी। अच्छा, आज की जो अपनी क्लास नहीं, पहली क्लास है, ज्यादा ज्ञान देंगे तो आप घबरा जाओगे। मुझे एक चीज बताओ, आज की क्लास में देखो आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात याद रखनी है कि आई की वैल्यू आर के बराबर है, ये बात सब दर्पण पे काम करेगी, ये बात केवल समतल प्लेन मिरर के लिए नहीं है, ये अवतल उत्तल दर्पण के लिए भी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि लाइट ने जो एंगल बनाया, अगर वो सरफेस से बनाया तो जी है, लाइट ने जो एंगल बनाया किससे, नॉर्मल से, अभिलंब से। जगह सर बीएससी का हो जाएगा, नहीं, अरे बीएससी के लिए थोड़े ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कह रहा है जी, बीएससी के लिए हो जाएगा क्या? अरे उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक का बैच थोड़े ना है ये बच्चे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन नहीं दिए, इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा भाई, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ, कोई पूछ ले कौन मास्टर फिजिक्स पढ़ाता है तो इतना तो बता ही देना। मेरा नाम है अंकुर वशिष्ठ, जून 2014 से मैं कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ, 8 साल हो जाएंगे अभी। क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी फिजिक्स किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 2010 से 2012 वाले बैच में। 2 साल में कंटेंट राइटर था, कंटेंट राइटिंग की जॉब कर रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से। ठीक है, ये बच्चा कह रहा वशिष्ठ कौन सी कास्ट, भाई एक तो भारत में ये बड़ी दिल समस्या है, लोग जाति बिरादरी का पहले ढूंढने लगते हैं। अरे रिश्ता थोड़े ना करवाना, तुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कह रहा जी कौन सी कास्ट होती है। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफी है। कितनी क्लास होंगी फिजिक्स की, लगभग 50 के आसपास टोटल लेक्चर। जीएस स्पेशल में भाई इतने कराने ही पड़ेंगे। जो खाली एसएससी का बैच होता है उसमें केवल 18-20 लेक्चर कराते हैं हम, अगर खाली एसएससी का बैच हो। पर ये तो सीडीएस वाला भी है, रेलवे वाले बच्चे भी हैं, तो कंबाइंड पूरा मिलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। हाँ सुमन, चलें, बाय एवरीवन।